Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग सर। Very good morning. Very good morning. गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है ना मेरी सही से? गुड मॉर्निंग। आवाज सही आ रही है ना बेटा? आवाज? यस सर। चलो यस सर। अब बताओ, यही टॉपिक चल रहा था ना हमारा, धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण, और मैंने यहाँ पर 7-8 धातुओं के भौतिक गुण लिखे थे। जैसे सबसे पहले भौतिक अवस्था, कठोरता, चमक, आघातवर्धनीयता, तन्यता, गलनांक और क्वथनांक, घनत्व, ऊष्मा की चालकता और विद्युत की चालकता। इसमें कितने पॉइंट करवा दिए थे मैंने? 4 पॉइंट। आघातवर्धनीयता तक हो गया था जहां तक मेरे को आइडिया है। आघातवर्धनीयता। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं वो जो धातुओं की जो गुण है ना, एक बार वापस लिख देता हूं मैं सबको। देखो ध्यान देना। सबसे पहले आवाज नहीं, अपना माइक म्यूट करो। भौतिक अवस्था सबसे पहले क्या है? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के बाद में कठोरता, तीसरा चमक। भौतिक अवस्था, कठोरता, चमक, ध्वनिकता, नहीं ध्वनिकता नहीं आया था। चमक के बाद में आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता। नंबर 5 पर तन्यता। नंबर 5 पर तन्यता। नंबर 6 पर ध्वनिकता। नंबर 7 पर गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक, ठीक है। नंबर 8 ऊष्मा की चालकता। ऊष्मा की चालकता। नंबर 9 विद्युत की चालकता। विद्युत की चालकता। अब देखो ये आवाज किसने अनम्यूट कर रखी है? आवाज को सब म्यूट करो, आवाज नहीं आनी चाहिए, क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा ये सारे गुण हम पढ़ रहे थे, और ये सारे के सारे धातुओं के भौतिक गुण है। वापस देखो, भौतिक अवस्था, कठोरता, चमक, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिकता, गलनांक, क्वथनांक, ऊष्मा की चालकता और विद्युत की चालकता। ये सारे के सारे गुण आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर? धातु के अंदर। एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। भौतिक अवस्था का मतलब था कि सभी धातुएं कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। कोई भी गैस अवस्था में नहीं पाई जाती, लेकिन एक धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी? पारा, मरकरी। नंबर 2 वाला पॉइंट कठोरता। सभी धातुएं कठोर प्रकृति की होती है, सोडियम पोटेशियम को छोड़ के। सोडियम और पोटेशियम इतनी सॉफ्ट और मुलायम धातु है जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 ना पॉइंट नंबर 3 रंग का था, रंग। पॉइंट नंबर 3 रंग, और यहां पर मैं डाल देता हूं इसको चमक। सर। हाँ सर। हाँ बेटा बोलो। सर आवाज नहीं आ रही आप? आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही? नो सर। बिल्कुल नहीं आ रही है। नहीं आ रही। आ रही? नहीं। अब बताओ पायल, हिमांशी, आ रही क्या आवाज? यस सर। देखो बेटा, जिसको Yes, आवाज sir. सुनाई नहीं दे रही और जिसको दिखाई नहीं दे रहा, वो मीटिंग से डिस्कनेक्ट होकर वापस कनेक्ट करो। एक बार डिस्कनेक्ट हो जाओ फिर वापस जुड़ो, अगर ऐसी समस्या आती है तो। देखो ये 4 पॉइंट मैंने करवा दिए थे। रंग, सभी धातुओं का रंग कौन से कलर का होता है? ग्रे कलर का। लेकिन कुछ धातुएं जो होती है विशेष रंग में पाई जाती है, जैसे सोना पीला, चांदी सफेद और कॉपर लाल। ये भी मैंने बता दिया था। तो ये हो गए धातुओं के 4 पॉइंट और किसके? भौतिक गुण। अभी मैं चालू कर रहा हूं आज की क्लास में तन्यता। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर
हाँ सर आपने घनत्व तो लिखा ही नहीं। घनत्व नहीं आया क्या? ध्वनिकता। ओके, तो सर 11 नंबर पर घनत्व। ठीक है, अब देखो तन्यता, डक्टिलिटी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? डक्टिलिटी। सुनो ध्यान देना, देखो आघातवर्धनता का क्या मतलब था? इन दोनों में कम फर्क है। जो चौथा पॉइंट और जो पांचवा पॉइंट है ना, इन दोनों में बहुत कम फर्क है। फर्क कैसे? आघातवर्धनता का मतलब था किसी भी धातु को पीट पीट कर लंबी लंबी पतली पतली शीट निकालना या पन्नी निकालना या परत निकालना। और इसमें क्या होगा? पन्नी और पतली परत की जगह आ जाएंगे तार, बस। यानी कि धातुओं को पीट पीट कर लंबे लंबे तार निकालना, धातुओं को पीट कर लंबे लंबे तार निकालना। ये धातु का कौन सा गुण होता है? ये धातु का गुण होता है तन्यता। कौन सा गुण? तन्यता। और सबसे लंबा तार यानी कि सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सी थी? सोना। सबसे पतली पन्नी किसकी निकाली जा सकती थी? सोने की। तो सबसे लंबे तार और सबसे ज्यादा तार, यानी कि कम धातु में सबसे ज्यादा अगर तार हम निकाल सकते हैं तो वो धातु भी कौन सी है? गोल्ड। वो धातु भी कौन सी है? सोना। ऐसा कहते हैं कि 10 ग्राम सोने से 10 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार निकल सकता है। 10 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार। तो ये गुण है तन्यता। ठीक है, तो तन्यता की परिभाषा क्या होगी? किसी धातु को पीट कर, आवाज बंद करो, किसी धातु को पीट कर लंबे लंबे, धातु को पीट कर लंबे लंबे तार निकालना। लंबे लंबे तार, किसी धातु को पीट कर लंबे लंबे तार निकालना तन्यता कहलाता है। तन्यता कहलाता है। ठीक है, सबसे तन्य धातु, सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी धातु है? सोना। ठीक है, सबसे ज्यादा सोना, फिर चांदी, फिर एल्यूमिनियम। एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हो, सबसे ज्यादा एयू क्या होता है? सोना, फिर उसके बाद में एजी और सबसे लास्ट में एल्यूमिनियम। ठीक है, सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय धातु भी सोना है और सबसे ज्यादा तन्य धातु भी सोना है, दोनों ही। ठीक है, नोट डाल के हम एक चीज लिख सकते हैं, नोट डाल के कि 10 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार, 10 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार निकाला जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा तार निकाला। एक बार वापस देखो, किसी धातु को पीट कर लंबे लंबे तार निकालना क्या कहलाता है? तन्यता। सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है? सोना। सबसे ज्यादा सोना, फिर चांदी और फिर इसके बाद में कौन आ रहा है? एल्यूमिनियम। यानी कि आप कौन सी धातु को पीट कर सबसे ज्यादा लंबा तार निकाल सकते हो? वो है गोल्ड। कौन सी धातु है? गोल्ड। और 10 ग्राम सोने की धातु से 2 किलोमीटर लंबा तार निकाला जा सकता है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? तन्यता वाला। ये कौन सा पॉइंट हो गया? तन्यता। तन्यता के बाद में पॉइंट नंबर 6 ध्वनिकता। पॉइंट नंबर 6 ध्वनिकता। अब देखो ध्वनिकता किसे कहते हैं समझना, आप नोटिस करना। ध्वनिकता का मतलब होता है धातुओं को पीटने पर धातुओं में से एक अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है, जबकि ये अधातु में नहीं निकलती। ये धातुओं का गुण होता है, जब हम धातुओं को पीटते हैं ना, जैसे हम धातु को पीटेंगे तो धातु में से एक अलग तरीके की साउंड निकलेगी, एक अलग तरीके की ध्वनि निकलेगी। और धातु के इस गुण को क्या बोला जाता है? ध्वनिकता। कहने का मतलब धातुओं को पीटने पर धातुओं में से जो ध्वनि निकलती है ना, तो धातु के इस गुण को क्या बोला जाता है? ध्वनिकता। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि हमारे स्कूल के अंदर जो बेल लगी हुई है, जो घंटी लगी हुई है, वो किसकी बनी हुई है? लोहे की। किसकी बनी हुई है? लोहे की।
तो जैसे उसको पीटा जाता है बताओ दूर तक आवाज जाती है कि नहीं जाती। तो लोहा क्या है, धातु है, और धातु में से आवाज निकलने का गुण पाया जाता है, ध्वनि उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, ध्वनिकता। अब उस लोहे के स्थान पर हम लकड़ी की घंटी तो नहीं बना सकते ना। आप एक लकड़ी को पीट कर देखो और एक बार लोहे को पीट के देखो, फर्क है। तो जो लोहे को पीटोगे ना तो उसकी आवाज दूर तक जाती है और बिल्कुल क्लियर आवाज सुनाई देती है। तो वो लोहा है ना, वो धातु है, और धातु में ही ये गुण होता है कि उसको पीटने पर एक अलग टाइप की ध्वनि निकलती है। अलग टाइप से मेरा मतलब है जो दूर तक जाए और जो ढंग से सुनाई दे, ठीक है, उस गुण को बोला जाता है ध्वनिकता। धातुओं को पीटने पर, धातुओं को पीटने पर धातु से, धातुओं को पीटने पर धातु से ध्वनि का, धातु से ध्वनि का निकलना ध्वनिकता कहलाता है। खत्म बात, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 पर आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। गलनांक क्वथनांक में आओ। देखो गलनांक और क्वथनांक का मतलब क्या होता है। गलनांक समझो, मतलब समझो इसको। गलनांक का मतलब होता है गलना, गलनांक का मतलब गलना। क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। क्वथनांक का मतलब क्या हो गया, उबलना। तो बताओ गलेगा कौन, कौन सी वस्तु गलेगी, जो वस्तु ठोस होगी ना वो गलेगी, और कौन सी वस्तु उबलेगी, जो वस्तु द्रव होगी ना वो उबलेगी। जैसे मैं कहूं हम पानी को गला सकते हैं क्या, पानी को, पानी पहले से गला हुआ है, पानी पहले से गला हुआ है, हाँ। पानी को हम उबाल सकते हैं। जैसे मैं कहूं हम बर्फ को उबाल सकते हैं क्या, नहीं, पहले बर्फ को गलाया जाएगा, मतलब बर्फ को पानी में चेंज करो और फिर पानी को गर्म करोगे तो पानी क्या हो जाएगा, उबल जाएगा। तो वो होता है गलनांक, और एक क्या होता है, क्वथनांक। देखो गलनांक भी तापमान है, क्वथनांक भी तापमान है। गलनांक भी तापमान है, क्वथनांक भी तापमान है। अब गलनांक कौन सा तापमान है, आपको दिमाग लगाना है। गलनांक का मतलब गलना, गलनांक का मतलब गलना, और गलता कौन है, ठोस धातु गलती है, मतलब ठोस चीज गलती है द्रव के अंदर। तो आप सीधा सा आंसर दे सकते हो कि सर किसी ठोस पदार्थ का, किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना, वह तापमान, गलनांक तापमान है ना, वह तापमान जिसके द्वारा कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में बदलता है उसे क्या बोलते हैं, गलनांक। और क्वथनांक वह तापमान जिसमें कोई, अब उबलना, क्वथनांक का मतलब उबलना, उबलेगा कौन, द्रव उबलेगा। वह तापमान जिसमें कोई द्रव पदार्थ गैस में बदलता है, द्रव पदार्थ किस में बदलता है, गैस में, उसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक। ठीक है, तो अब आपको ये पता लगाना है कि धातुओं का गलनांक और क्वथनांक कैसे होता है, ये हम बाद में पता लगाएंगे, पहले इनकी परिभाषा लिखेंगे। देखो गलनांक, वह तापमान जिस पर, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में, द्रव पदार्थ में बदलता है, गलनांक कहलाता है। ठीक है, ये तो गलनांक की डेफिनेशन। अब इसके नीचे किसकी डेफिनेशन आएगी, क्वथनांक। कुछ नहीं करना, कोई दिमाग भी नहीं लगाना, वह तापमान जिस पर कोई ठोस, जैसे क्वथनांक आएगा ना, ठोस की जगह क्या हो जाएगा, द्रव, और द्रव की जगह क्या हो जाएगा, गैस। बाकी सेम डेफिनेशन है। वह तापमान जिस पर, वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ, जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैसीय पदार्थ में, गैसीय पदार्थ में बदलता है, गैसीय पदार्थ में बदलता है, क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। देखो अब ध्यान से, वह तापमान जिस पर कोई ठोस, यहां से नोटिस करना जहां पर गोला बना रहा हूं, ठोस किस में चेंज हो रहा है, द्रव के अंदर,
ठोस किस में चेंज हो रहा है? द्रव के अंदर। क्यों? जब हमने ठोस को गर्म किया, जब हमने ठोस को तापमान दिया, जब हमने ठोस चीज को तापमान दिया, वही तो तापमान कौन सा है? गलनांक एक तापमान है जो हमने ठोस वस्तु को द्रव में चेंज करने के लिए दिया है, ठोस वस्तु को गलाने के लिए दिया है। ऐसे तापमान को क्या बोलते थे? गलनांक। तो क्वथनांक भी तापमान है, लेकिन ये तापमान आपने क्यों दिया है? क्योंकि हमें द्रव को किस में चेंज करना है? गैस में। तो द्रव को गैस में बदलने के लिए जो तापमान दिया जाता है उसे बोला जाता है क्वथनांक, और ठोस को द्रव में बदलने के लिए जो तापमान दिया जाता है उसे बोला जाता है गलनांक। अब मुझे बताओ, सोचो समझो, कि धातुओं की अवस्था होती है कठोर, धातुएं कठोर पाई जाती है, हमें पता है। तो जो चीज कठोर है तो उनका गलनांक क्वथनांक कम होगा कि ज्यादा होगा? बताओ। ज्यादा। कम या ज्यादा? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही बेटा। कम। ज्यादा। कम तो हो ही नहीं सकता, कम तो आपको बोला ही नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना जो ज्यादा होगा, क्योंकि धातुएं कठोर होती है। देखो एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, धातुएं कैसी होती है? कठोर। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, लोहा। क्या एग्जांपल लिया मैंने? लोहा। तो लोहा क्या है? लोहा तो ठोस है, सब जानते हैं कि सर लोहा ठोस अवस्था में पाया जाता है। लोहा ठोस है, अगर इस लोहे को मैं द्रव में बदलूं तो, लोहा ठोस है, अगर लोहे को हम द्रव में बदलना चाहे, मतलब लोहे का गलनांक देखोगे ना, तो आप सोचो लोहा तो बहुत ज्यादा ठोस है, अगर इसको आप द्रव में चेंज करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। और कितना तापमान? कम से कम 3000 डिग्री सेल्सियस। हमारे अगर मैं बात करूं ना नॉर्मल, जो हमारा पानी उबलने लग जाता है, पानी 100 डिग्री पर उबल जाता है, बर्फ 0 डिग्री पर पिघल जाती है। 100 डिग्री तापमान होते ही पानी किस में चेंज होने लग जाता है? भाप के अंदर, जल वाष्प के अंदर। लेकिन सोचो अगर लोहे को आप द्रव में भेजोगे, लोहे को अगर आप गलाओगे, तो कम से कम कितना तापमान देना पड़ेगा? 3000 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ज्यादा हो गया, 3000 तापमान तो बहुत 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 ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब तापमान ज्यादा है। तापमान ज्यादा होने का मतलब क्या है? गलनांक ज्यादा है। तो लोहा क्या है? धातु। तो धातु को गलाने के लिए ज्यादा तापमान की जरूरत है। इसका मतलब धातुओं का गलनांक कैसा होता है? कम या ज्यादा? ज्यादा। चलो ठीक है, ज्यादा। लोहे को द्रव में बदल दिया, ये तो हो गया गलनांक। अगर आप लोहे को द्रव से किस में चेंज करोगे? गैस, तो यहाँ पर और भी ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ेगी। तो ये गलनांक, ये क्वथनांक। तो आप सीधे बोल सकते हो कि सर धातुओं का गलनांक और क्वथनांक बेहद ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे धातुओं का गलनांक और क्वथनांक, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, हाई होता है, अधिक होता है। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है, दो धातु ऐसी है, यहाँ पर भी एक अपवाद है, दो धातु ऐसी है जिनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। वो दो धातु कौन सी है? ध्यान देना, एक धातु तो है गैलियम और एक धातु है जर्मेनियम। एक 31 नंबर पर पाई जाती है और एक 32 नंबर पर। जैसे हम टेबल पढ़ते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे जो 31 नंबर पर आते हैं ना जिंक के बाद में, 31 और 32 नंबर पर पाई जाने वाली धातु, 31 पर गैलियम और 32 पर जर्मेनियम। दोनों की दोनों ऐसी धातुएं हैं जिनको गर्म करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप उनको हथेली पर भी रख लोगे ना, कमरे के तापमान पर भी, तो भी वो पिघलने लग जाती है, मतलब गलने लग जाती है। तो उनका गलनांक क्वथनांक कम होता है। ये अपवाद है, ये आप याद रखोगे। नोट डाल, सॉरी अपवाद डाल के मैं लिख रहा हूं। एक तो कौन सी धातु है? गैलियम, गैलियम, ठीक है। और गैलियम को किससे लिखते हैं? Ga से, Ga से, गैलियम एवं जर्मेनियम। ये तो Ga और ये Ge, गैलियम और जर्मेनियम। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम। इनका गलनांक क्वथनांक क्या हो जाता है? कम है। मतलब इनको हथेली पर रखोगे तो भी ये पिघलने लग जाती है, ठीक है। ये लो, तो ये कितना मैटर करो, देखो तन्यता हो गया, द्वानिकता हो गया, गलनांक क्वथनांक हो गया,
3 पॉइंट हमारे ये भी क्या हो गए कंप्लीट। अब इसको लिखोगे या लिख लिया? नो सर। इसको नो सर, नो। उतारोगे या साफ कर दूं? साफ कर दो। सर लिखेंगे, उतारेंगे। उतारेंगे। उतारा करो बेटा। नोट्स आपको खुद को बनाने हैं, मैं 8th क्लास के नोट्स नहीं भेजूंगा। नोट्स आपको बोर्ड, सारी चीज लिखी हुई है ना बोर्ड के ऊपर, तो आप या तो मेरे साथ साथ लिखा करो या फिर मुझे बता दो कि सर हम बाद में लिखेंगे, या ऐसा हो जाएगा कि मैं पहले पूरी चीज समझा दूं, फिर आप अच्छे से समझ लो और फिर आप आराम से उतार लो। लेकिन आपको उतारना रफ में है, क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी उतारना, आपको फटाफट फटाफट पूरी बातें नहीं उतारनी। ऐसे उतारने बैठोगे तो हमारा पीरियड पूरा हो जाएगा। ठीक है, रफ में उतारना है और फटाफट। यस सर। उतारो, जल्दी जल्दी उतार लो। जरूरी नहीं हम रफ में पूरी बात लिखे, फटाफट लिख लो। वह तापमान जिसमें ठोस दरों में चेंज हो रहा है, फटाफट तापमान ठोस दरों में, ऐसे शॉर्ट में उतार लो। फिर जब फेयर कॉपी में करोगे तब पूरा कर लेना ढंग से, ऐसे किया करो। अगर सब उतार लो तो मुझे बता देना। सर हाँ, अरे गैलियम के आगे क्या लिखा हुआ है? जर्मेनियम, जर्मेनियम यहां लिख देता हूं ऊपर। जर्मेनियम। सर ये ना जी के आगे, जी जी गैलियम के पास में जी है ना, उसके आगे ये। हाँ जी नहीं ए, लिखना। जी ए, जी के ओके आगे सर। ए है, जी ए। थैंक यू। कर लिए सर। सबने हटा दूं? यस सर। यस सर। मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। चलो ये 4-5 पॉइंट हो रहे हैं, इनको भी पढ़ते हैं। ऊष्मा की चालकता, विद्युत की चालकता, चमक और हाँ देखो सर वो स्टार्टिंग का काम भेज दो। क्या सर वो स्टार्टिंग का काम भेज दो। स्टार्टिंग का काम वो भेज देंगे बेटा बाद में, अभी तो क्लास ले ले। देखो ठीक है। कौन सा पॉइंट पढ़ना है? ऊष्मा की चालकता और विद्युत की चालकता। ये दोनों पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये चमक और घनत्व पढ़ते हैं क्योंकि छोटे छोटे हैं, इनको पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो 7 नंबर पर, सॉरी 8 नंबर पर हम पढ़ते हैं चमक। अब बताओ, धातु में चमक का मतलब होता है चमकना। धातु में चमकने का गुण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? धातु चमकती है कि नहीं चमकती? पाया जाता है। ध्यान रखना, धातुओं में चमकने का गुण पाया जाता है, यानी कि धातुओं में चमकने का गुण पाया जाता है। ठीक है, देखो कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, जैसे मान लो ये कोई लोहे का पाइप है, ये कोई लोहे का पाइप है। अब जैसे लोहा है तो आप सोचोगे सर लोहा कहाँ चमकता है? लोहा भी चमकता है। ये लोहे का पाइप है, इस लोहे के पाइप को आप यहां से कट करो, काट दिया, लोहे के पाइप को काटना यहां से, और ये गट 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 काट दिया हमने यहां से। जैसे ही लोहे का पाइप यहां से कटेगा तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे ना, ऐसे हुए कि नहीं 2 टुकड़े? तो ध्यान रखना, अगर इस लोहे को पाइप को हमने बीच में से काटा ना, कोई लोहे का पाइप है या लोहे का सरिया है,
जब उसको बीच में से काटते हैं ना, तो उस पाइप या जो लोहे का सरिया है उसके किनारे चमकते हैं। लोहे का जो पाइप है और लोहे का जो सरिया है उसके किनारे चमकते हैं। तो ये किनारे चमकते हैं ऐसे। ये जो किनारे दिख रहे हैं ना आपको, ये किनारे चमकते हैं। बताओ ऐसा आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? कोई भी पाइप काटते हैं तो उसके किनारे में ऐसा चमकते हैं। तो धातु में चमकने का गुण, और धातु में चमकने का सबसे ज्यादा गुण कहाँ पर होता है? किनारों के अंदर। सबसे ज्यादा चमकने का गुण कहाँ पर है? किनारों के अंदर। और आप ऐसे भी देख लो, जैसे सोना चांदी है, और सोना चांदी का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? आभूषण बनाने में करते हैं, और वो तो बहुत ज्यादा चमकता है। सोना दूर से चमकता है, चांदी भी चमकती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर धातु में चमकने का गुण पाया जाता है, और इसे ही चमक वाला पॉइंट बताया गया है। अब ये देखो पॉइंट नंबर 9, घनत्व, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है। पहले तो मैं समझाऊंगा तुम्हें घनत्व क्या चीज होती है, और फिर आप लोग ही बता दोगे कि धातुओं का घनत्व कम होता है कि ज्यादा। पहले ही मैं बता दूं, धातुओं का घनत्व अधिक होता है, जबकि अधातुओं का घनत्व कम होता है। मैं इतना सा बता के भी छोड़ सकता था कि धातुओं का घनत्व अधिक होता है, अधातुओं का घनत्व कम होता है। तो आपको क्या समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया? आपको तब समझ में आएगा जब आप घनत्व का मतलब समझोगे। तो देखो घनत्व किसे कहते हैं? घनत्व की डेफिनेशन होती है इकाई आयतन में उपस्थित, पहले मैं परिभाषा लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा। इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? घनत्व कहते हैं। जैसे घनत्व की डेफिनेशन क्या हो गई, सॉरी, घनत्व का फॉर्मूला क्या हो गया? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अगर आप इसको अंग्रेजी में चेंज करोगे तो घनत्व को अंग्रेजी में डेंसिटी बोलते हैं, तो डेंसिटी से तो आ गया डी। द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास बोलते हैं, तो इसका मास से हो गया एम। और आयतन को वी बोलते हैं, तो वी से क्या हो गया? वॉल्यूम, यानी कि आयतन। देखो घनत्व किसे कहते हैं? इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या बोला जाता है? घनत्व। घनत्व का सूत्र बन गया घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। फिर ये डी क्या है? डी का मतलब घनत्व ही है। घनत्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेंसिटी। ऐसे डेंसिटी, तो डेंसिटी से डी उठा लिया, यहाँ पे पहला शब्द उठा लेते हैं ना नाम कैसे, डी उठा लिया। फिर ये क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? मास से। यहाँ से क्या ले लिया? पहला शब्द ले लिया एम, तो एम आ गया। आयतन को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम, तो यहाँ से पहला शब्द ले लिया वी। तो ये फॉर्मूले बन गए डी बराबर एम अपॉन वी। अब इसका मतलब समझो आप। मतलब समझाने के लिए मेरे को एक एग्जाम्पल समझाना पड़ेगा आप लोगों को, और एग्जाम्पल ये है कि मान लो हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है। ध्यान देना, हमारे पास ये किसका टुकड़ा है? लकड़ी का टुकड़ा। और हमारे पास जो दूसरा टुकड़ा है, वो दूसरा टुकड़ा किसका है? लोहे का। लेकिन ध्यान रखना, दोनों की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर, मतलब दोनों टुकड़ों का आयतन सेम होना चाहिए, सेम लंबाई, सेम चौड़ाई, सेम ऊंचाई, यानी कि बोथ आर हैव इक्वल वॉल्यूम। दोनों के पास क्या होना चाहिए? समान आयतन होना चाहिए। शर्त ये है, फर्क ये है कि ये लकड़ी है तो ये क्या है? लोहा। लोहा। ये लकड़ी है तो ये क्या है? लोहा है। अब मुझे बताओ ज्यादा, अब इनका वजन चेक किया जाए, हालांकि इनकी लंबाई चौड़ाई तो एक जैसी है, लेकिन अगर इसका वजन चेक किया जाए तो बताओ ज्यादा वेट किस में आएगा? ज्यादा वजन किसका होगा? लोहे वाली का। आपको बताया कि सर लोहे वाली का ज्यादा वजन होगा। क्यों? अब आप यहां से पैंतरा लगाओ, अब अपना दिमाग खर्च करो। आप देखो कैसे। इकाई आयतन में, इकाई, इकाई का मतलब होता है
साइंस के अंदर जब हम कोई भी डेफिनेशन बनाते हैं ना फिजिक्स में, तो सबको इकाई मानते हैं और इकाई का मतलब होता है एक। तो आप इकाई शब्द को तो भूल जाओ। आप देखो आयतन में उपस्थित, आयतन का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आयतन का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो बताओ दोनों का आयतन समान है कि नहीं है? आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया? वजन। बताओ समान आयतन में ज्यादा वजन किसका है? समान आयतन में ज्यादा वजन किसका है? लोहे का। लोहे का। और लोहा क्या है? धातु। लोहा क्या है? धातु। तो बताओ हम कह सकते हैं ना कि धातुओं का घनत्व कैसा होता है? अधिक होता है। अधिक। कैसा होता है? अधिक होता है। अधिक होता है। हाँ, अब ये चीज नोटिस करो आप, अगर कम जगह में, अब सुनना जो मैं बोल रहा हूं ना, अगर कम जगह में ज्यादा से ज्यादा वजन भर दिया जाए, कम जगह में अगर ज्यादा वजन आ जाता ना, तो समझ लेना वो चीज उतनी ही ज्यादा घनत्व रखती है, उस चीज का उतना ही ज्यादा घनत्व होता है। एक तो मैं तुम्हें बोलूं कि 50 किलो का आदमी और एक 50 किलो का बांट, जानते हो क्या? तोलने के काम में आता है लोहे का, जानते हो? यस सर। सर ये 50 किलो का बांट इतना सा, ये 50 केजी का बांट और ये 50 केजी का आदमी, कितना फर्क है दोनों में? ये 50 किलो का आदमी और ये 50 किलो का बांट। तो 50 किलो को इतनी सी जगह में समा दिया, छोटी सी जगह में 50 किलो आ गया, मतलब कम जगह में ज्यादा वजन आ गया। और कम जगह में ज्यादा वजन होता है ना, उसको बोलते हैं कि उसका घनत्व ज्यादा होता है। उसका घनत्व क्या होता है? ज्यादा। कम जगह में ज्यादा वजन। तो अगर आयतन आपका कम है और आपका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका मतलब घनत्व ज्यादा है। देखो कैसे, अब ध्यान देना। D का मतलब घनत्व है, M का मतलब द्रव्यमान, V का मतलब आयतन, वॉल्यूम। हाँ वॉल्यूम। अब ये ध्यान देना कि जो D और M है ना, ये हमेशा बराबर होते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर एक लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना एक। मैथ पढ़ते हो? तो देखो ये D और M जो राशियां हैं, घनत्व और द्रव्यमान वाली राशियां हमेशा बराबर रहेगी। बराबर का मतलब जितना द्रव्यमान होगा ना, उतना ही क्या होगा? घनत्व है। अगर द्रव्यमान ज्यादा तो घनत्व भी ज्यादा, अगर द्रव्यमान कम तो घनत्व भी कम। लेकिन ये जो राशियां है ना, क्योंकि V तो बटे में चला गया ना, आयतन किस में आ गया? बटे के अंदर, और D कहां पर रह गया? ऊपर। तो ये दोनों राशियां हमेशा एक दूसरे के उल्टी रहेगी। D और M तो हमेशा एक दूसरे के बराबर रहेगी, और D और V एक दूसरे से क्या रहेगी? उल्टी। देखो ये दोनों बराबर, अगर M अधिक है तो फिर V भी, D भी क्या होगा? अधिक। अगर किसी चीज का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका घनत्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा। ठीक है। ज्यादा रहेगा। और अगर किसी चीज, अगर मान लो किसी चीज का आयतन कम है तो फिर घनत्व क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा। इसका उल्टा होगा ना, आयतन कम तो घनत्व क्या हो जाएगा? अधिक। ज्यादा। और अगर मैं बोलूं कि आयतन अधिक है तो फिर घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आप नोटिस करो, जो बांट है ना, बांट, ये 50 किलो का बांट है, इसका मतलब इसका आयतन तो बहुत कम है। आयतन का मतलब जगह, बहुत कम जगह है, तो आयतन क्या हो गया? कम। तो फिर घनत्व क्या हो गया? अधिक हो गया ना। तो बांट का घनत्व अधिक होता है। जैसे एक लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लेकिन एक लोहे का जहाज पानी में नहीं डूबता। क्यों? क्योंकि ये वाला फंडा काम करता है। देखो कैसे, ये तो लोहे की कील और ये लोहे का जहाज। अब देखो लोहे की कील इतनी सी जगह घेरती है, लोहे की कील का आयतन बहुत कम है। लोहे की कील का आयतन, आयतन का मतलब है लोहे की कील कितनी जगह घेरेगी? बहुत कम जगह कवर करती है, तो इसका आयतन इतना सही है। तो आयतन, लोहे की कील का आयतन क्या हो गया? कम। तो लोहे की कील का घनत्व क्या हो गया? अधिक। और ध्यान रखना, जिस चीज का घनत्व ज्यादा होता है ना, वो डूब जाता है। जिस चीज का घनत्व ज्यादा होगा वो डूब जाएगा, इसीलिए तो कील डूब जाती है। अब आप सोचो जहाज कितना बड़ा है, तो जहाज ने कितनी जगह कवर कर रखी है? जहाज का आयतन बहुत ज्यादा होता है, कितनी जगह कवर कर रखी है जहाज ने। तो जहाज का आयतन क्या हो गया? कम की जगह अधिक। और जहाज का घनत्व क्या हो गया? कम। तो ये आप तो ये नोटिस कर लो कि जिसका घनत्व कम होता है वो पानी पर तैरता है, और जिसका घनत्व अधिक होता है वो पानी में डूब जाता है। तो जो धातुएं होती है ना, धातु, जो धातुएं होती है
धातुओं में कम जगह में ज्यादा मास आ सकता है, कम जगह में कम आयतन में ज्यादा द्रव्यमान आ सकता है। तो ज्यादा द्रव्यमान होने का मतलब है घनत्व भी क्या हो गया, कम की ज्यादा, ज्यादा। ज्यादा। तो अब मुझे बताओ कि धातुओं का घनत्व कम होता है कि अधिक होता है? अधिक। अधिक होता है। अधिक। क्यों? क्योंकि धातुएं क्या कर सकती है, कम जगह में ज्यादा द्रव्यमान को कवर कर सकती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि धातुओं का घनत्व कैसा होता है, धातुओं का घनत्व कम होता है। कम होता है, अधिक होता है। धातुओं का घनत्व अधिक होता है। अब मुझे बताओ ईमानदारी से, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आया सर। देखो धातुओं का घनत्व अधिक होता है, लेकिन Yes, यहाँ पर भी नहीं अपवाद आया। है। और अपवाद ये है कि दो धातुएं ऐसी है जिनका घनत्व कम होता है, और मैंने अभी भी बताया था कि जिनका घनत्व कम होता है वो पानी के में डूबेगा कि पानी पर तैरेगा? तैरेगा। तैरेगा। दो धातु ऐसी है जिनको आप पानी पर छोड़ दोगे ना तो वो पानी के ऊपर तैरेगी, इसका मतलब उनका घनत्व कम है, वो अपवाद है। और वो दो धातुएं कौन सी है, एक सोडियम एक पोटेशियम, वही धातु जिनको आप चाकू से काट सकते थे। ये हर जगह अपवाद मिलेगी आपको, हर जगह अपवाद है। तो इसमें एग्जाम्पल डाल